दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के बिगड़ने के हालात के कारण अब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ प्रदूषण के चलते धुंध की मोटी चादर बिछी हुई है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब पूरी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। तो ग्रैप 4 लागू होने के बाद कई तरह की बंदिशें भी लगाई गई हैं। दिल्ली में AQI क्योंकि 550 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली में कमर्शियल ट्रकों के आने पर रोक लगा दी गई है। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ईंधन पर चलने वाले सभी तरह के इंडस्ट्रीज बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण करने और ढहाने पर भी रोक लगाई गई है। ये वो तमाम नियम हैं जो ग्रैप 4 के तहत लागू किए गए। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के ही आने की सलाह दी गई। राज्य सरकार अब शिक्षण संस्थाएं बंद करने का भी फैसला ले सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल अभी से ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग शहरों में इस वक्त AQI बना हुआ है। फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें, दिवाली के बाद से ही यहां पर AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और जहांगीरपुरी में भी AQI खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। 550 AQI दिल्ली का बना हुआ है। जहांगीरपुरी इलाके का AQI 550 है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस किस शहर में AQI किस स्तर पर बना हुआ है। 459 AQI मुंड का बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के ये तमाम शहर हैं जहां का AQI इस वक्त खतरनाक श्रेणी में चल रहा है। दम घोंटू हवा बनी हुई है और गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। और अब ग्रैप 4 जब लागू कर दिया गया है तो कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो नोएडा में भी AQI 550 के पार पहुंच चुका है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर AQI अब 400 के ऊपर जा चुका है। यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण इस वक्त बना हुआ है और यही एहतियात दी जा रही है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग घरों से बाहर ना निकले। साथ ही स्कूलों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और कई सरकारी निजी स्कूल अब आगे बंद भी किए जा सकते हैं अगर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल यही बना रहा तो। हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में है, जहां पे MCD का दफ्तर है और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दमघोंटू हवा के बीच धुंधली दिल्ली, धुंध का ऐसा पहरा कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत से भी दूर तक तस्वीर साफ नहीं। गैस चैम्बर में तब्दील होती दिल्ली की इस तस्वीर के जरिए समझना आसान है कि कैसे जहरीली हवा के बीच दिल्ली का दम घुट रहा है। प्रदूषण के बीच ऐसे बीमार बच्चों की तादाद अचानक बढ़ी है। डॉक्टर मास्क का सुझाव दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक 10-15 दिनों पहले तक करीब दिन भर में 5 से 7 मरीज इस तरह के आया करते थे, जो अब बढ़ के दिन भर में कम से कम 25 से 30 हो गए हैं। तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से सांसों की समस्या की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो कि धीरे धीरे करके छोटे बच्चों और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर के करीब 150 नामचीन स्कूलों की संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने आउटडोर एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद करने के अलावा बच्चों के लिए N95 मास्क अनिवार्य कर दिया है। आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दिए हैं बच्चों का। जैसे योगा वगैरह रोज होता था या क्लास असेंबली वगैरह खुले प्लेग्राउंड में होता था, उसको हमने या तो ऑडिटोरियम या तो मल्टीपर्पज हॉल में स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। क्लोजली ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मंडे ऐसे ही रहा देन कोई डिसीजन लेंगे। और साथ में मास्क को लेकर मास्क बच्चे जनरली N95 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जैसे कॉटन मास्क या धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रही थी तो बच्चे मास्क में तो आ रहे थे, बट अभी हमने एडवाइस किया पॉल्यूशन के लिए N95। स्कूलों की नजर प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर पर है कि कहीं हालात ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। लेकिन इस दौरान NCPCR ने दिल्ली के मुख्य सचिव को स्कूल बंद करने को लेकर चिट्ठी लिखी है।
कई बार दिल्ली सरकार को बोल चुके हैं। हमने कल दिल्ली सरकार को साफ साफ बोला कि दिल्ली की हवा जहरीली है, स्कूल्स को बंद कर दीजिए। दिल्ली का AQI इतनी बुरी स्थिति में है कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं और स्कूल बंद करने के लिए NCPCR को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ी है। जरूरत इस बात की भी है कि हम जिम्मेदार बने और जरूरी ये भी है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात बेहद खराब है। नोएडा में खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण। AQI यहां पर 550 के पार पहुंच चुका है। अब 1 से 8 तक की कक्षाएं अब आज से ऑनलाइन कर दी गई हैं। 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। गौतम बुद्ध नगर के DM ने यह आदेश जारी किया। आउटडोर गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही 8वीं से 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह भी दी गई। हालांकि छोटे बच्चों की क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन बड़े बच्चों की क्लासेस के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऑनलाइन कर दिया जाए। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुट गई हैं, लेकिन हादसे के 5 दिन बीत जाने के बावजूद आज भी मोरबी को इंसाफ का इंतजार है। हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 4 दिनों से हादसे की जगह तलाशी अभियान किया जा रहा था, जो कल देर शाम बंद कर दिया गया। सेना समेत NDRF, SDRF की टीमें वापस लौट गई हैं। अब यहां बची है तो बस पीड़ित परिवारों की चीख पुकार। पर अब शासन प्रशासन ने भी इन्हें सुनने से इनकार कर दिया। इन्हें सुनने कोई नहीं आ रहा। इस मामले में केस तो दर्ज हुआ, कड़ी धाराएं भी लगाई गई। हंगामे के बाद धाराएं जोड़ी भी गई, पर किसी भी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। और रेवा कंपनी का मालिक अभी तक फरार है। हालांकि उसके कुछ सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। वहीं इस मामले में अब मोरबी के कलेक्टर हादसे की वजहों के सवाल पर भागते नजर आ रहे हैं। एक 135 लोगों की जान लेने वाले मोरबी पुल हादसे के बाद मच्छू नदी में शवों की तलाश का काम गुरुवार को भी जारी रहा। हालांकि प्रशासन ने कहा कि उन्हें अब किसी के लापता होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे लाइव प्रसारण के दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक परेशान बुजुर्ग ने कहा कि उनकी बहन का बेटा भी लापता है। कौन है आपका? नहीं मिला है कोई इस घटना में? कहाँ से आए हैं आप बताइए? बहन पता नहीं साहब। आप कहाँ से आए हैं मुझे बताइए? सामूगाम, जामनगर जिला। जामनगर जिला से? तो आपने पुलिस को बताया? हाँ लिखा? कौन था आपका? कौन था? हमारी बहन का भाणेज था। छोटा बच्चा था? हाँ छोटा बच्चा। तो अभी तक नहीं मिला है? वो यहाँ पे था? घूमने के लिए। आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। आपके घर से क्या कोई और भी किसी की कोई और भी मृत्यु किसी की हुई है? आपको पक्का पता है वो बच्चा यही था? हाँ आया था, अजी पता नहीं है। तो वही अकेला आया था? नहीं, साथ में था। किसके साथ में था? तो हमारी बहन जी आया था। तो बहन कहाँ है आपकी? ये पता नहीं, ये पता चल गया है। ईद को तो जला दिया, उनको जला दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चा छोटा नहीं मिला? बच्चा नहीं मिला साहब। आपने पुलिस को बताई है ये बात? बता, लिखा दिया, लिख के दिया बहन। इसके बाद मौके पर मौजूद रिलीफ कमिश्नर ने जांच के लिए तुरंत उसका ब्यौरा लिया। इस बीच हादसे में लापता लोगों के लिए प्रशासन का कंट्रोल रूम अब भी चालू है। मामले में अब तक जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें पुल मरम्मत का ठेका लेने वाले ओरेवे ग्रुप के 2 मैनेजर और 2 सब कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। बाकी गिरफ्तार 5 लोगों में सिक्योरिटी गार्ड और टिकट विक्रेता शामिल हैं। लेकिन अभी तक ओरेवे के बड़े अधिकारियों और मालिक से पूछताछ की कोई जानकारी नहीं है। पता चला कि जांच के लिए पुलिस ओरेवा के दफ्तर भी गई, लेकिन वहां ताला लगा मिला। अभी तक की जांच में पता चला है कि हादसे की एक वजह सस्पेंशन पुल के पुराने जंग लगे केबल थे, जिन्हें मरम्मत के दौरान बदला नहीं गया।
सब प्रोसिक्यूशन ने भी कोर्ट ने बोला है और हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो केबल्स हैं उनको रिफर्बिश नहीं किया गया था। इट्स अ ह्यूज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस बारे में जब हमने मोरबी के डीएम से सवाल किया तो बिना जवाब दिए निकल गए। ये रेस्क्यू वर्क के लिए मैम सर क्योंकि आपका साइन था उस एग्रीमेंट पे। प्लीज सर जस्ट वन वर्ड सर प्लीज। किसी का साइन नहीं था उसमें, जिसका साइन है उसको सस्पेंशन ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद से मोरबी में मातम सा है। गुरुवार को मृतकों के प्रति शोक जताने के लिए मोरबी के राज परिवार ने एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की। मोरबी दुर्घटना में 135 लोगों की जान चली गई, जिसमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। कई परिवार नष्ट हो गए, बट 4 दिन बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कुछ गरीब सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क और टिकट कलेक्टर्स को ही हिरासत में लिया है। जो असल में इस दुर्घटना के पीछे जिम्मेदार थे, नगर पालिका के चीफ और ओरेवा कंपनी के ओनर मालिक, उनके खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या इन बड़ी मछलियों को उनके राजनीतिक संबंधों की वजह से बचाया जा रहा है या चुनाव के चलते उनको बचाया जा रहा है? ये बड़े सवाल है जिनका जवाब सरकार को, पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को देना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि याद रखिए 135 जाने गई हैं और उसकी जवाबदारी तय करना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन निनाद के साथ मैं तनुश्री पांडे, मोरबी गुजरात से एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। हिमाचल के साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। जो चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार है और हम जरूर जीतेंगे। वहीं पीएम मोदी भी रविवार को गुजरात में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। Date of poll would be 1st and 5th. चुनाव की तारीख 1 से 5 दिसंबर तक है और काउंटिंग हिमाचल के साथ 8 तारीख को होगी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि तारीखों के ऐलान में देरी की गई क्योंकि प्रधानमंत्री को योजनाओं का ऐलान करना था। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? चुनाव आयोग की दलील है कि 18 फरवरी 2023 को गुजरात का सत्र खत्म हो रहा है, इसलिए देरी नहीं है। इसके अलावा मौसम और भूगोल की भी दलील है। जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है, फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं। गुजरात में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ करता है, लेकिन आपने इस बार लड़ाई त्रिकोणीय कर दी है। आप और कांग्रेस एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि तारीखें ऐसे समय आई हैं जब प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर लौटे हैं। बीजेपी उन्हीं के आसरे चुनाव लड़ रही है। उधर केजरीवाल चुनाव घोषित होते ही गुजराती बोलने लगे। नमस्कार, केम छो? तमे मने तमारो भाई मानो छो ने? आपना परिवारनो हिस्सो मानो छो ने? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, जीवनभर તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। चुनाव आयोग कहता है कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना वोटरों का अपमान है और वो अपनी शानदार विरासत ही आगे बढ़ा रहा है। लेकिन चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों पर नियमों के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है और कितनी सख्त कार्रवाई होती है, वही उसकी निष्पक्षता का सही मानक है। दिल्ली से सहयोगी उमाशंकर सिंह और कानन पात्रा के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल चुनाव की। तो यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ अपनों से भी खतरा है। टिकट कटने के बाद बीजेपी के 19 बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के 11 मौजूद विधायकों ने
का टिकट कटा। बीजेपी के 2 मौजूदा विधायक और 5 पूर्व विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको बीजेपी ने मना लिया है वो तो रैलियों में रोते तक नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी रूठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे ना। पूरे प्रदेश भर में कोई नेता ऐसा था जो अपना घर छोड़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के रूप में हर पोलिंग बूथ पर गया, हर पोलिंग बूथ पर गया। पोलिंग बूथ का गठन आप सबके साथ मिलकर किया, अपनी सेहत नहीं देखी, पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपने आप को समर्पित रखा। क्या हम आज कमजोर हो जाएंगे? अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का टिकट कटने के बाद हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को समझाते समझाते खुद भावुक हो गए। पोलिंग बूथ पर गया, हर पोलिंग अनुराग ठाकुर तो बस रोए पर बागी नहीं हुए। लेकिन टिकट कटने के बाद बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक जेपी नड्डा और अमित शाह के मनाने के बावजूद भी नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। 2 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर कुल्लू की आनी सीट से विधायक रहे किशोरी लाल अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पर बैठकर पहाड़ी गाने पर थिरक रहे हैं। किशोरी लाल ने टिकट कटने के बाद बीजेपी से बगावत कर दी है। जब टिकट का डिसीजन हुआ, मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं 2 दिन अपने घर में था और घर में जब घर में हम बैठे थे तो आनी विधानसभा क्षेत्र हर कोने से मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे घर में आना जाना रहा है। फिर आपने सब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। निर्दलीय चुनाव लड़ने, हाँ जी। तो बीजेपी ने मनाया नहीं आपको? अब मनाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत ज्यादा की। किसके फोन आया आपको मनाने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने फोन किया आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोले आपको? और क्या बोले नड्डा जी? क्या बोले? नड्डा जी बोला भाई बैठिए आप बात करते। तो प्रदेश अध्यक्ष का टेलीफोन आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, जयराम ठाकुर जी का टेलीफोन आया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने माने क्या बोला? आपने नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी को क्या बोला आपने? तो मैंने ये कहा, मैं कहा मेरे कार्यकर्ता नहीं मान रहे भारतीय जनता पार्टी के। टिकट कटने के बाद कई नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए काम किया अब वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम हैं होशियार सिंह का, जो देहरा से मौजूदा विधायक हैं, अब निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। तेजवंत नेगी पूर्व बीजेपी विधायक अब किन्नौर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केएल ठाकुर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, अब नालागढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे जब बीजेपी ने टिकटों की घोषणा की तो उस वक्त 25 से ज्यादा बीजेपी के नेता थे जो बगावती हो गए। उनमें से बीजेपी ने कईयों को मना लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनाया तो एक बड़े पूर्व सांसद को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया। जो मान गए हैं वो अब रैलियों में रोते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी उससे थोड़ी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति में मैसेजिंग भी एक बड़ी चीज होती है। कुल्लू के राजा और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कई बार विधायक रहे महेश्वर सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बगल में बैठकर रो रहे हैं। बीजेपी ने टिकट काटा तो ये बगावती हो गए, लेकिन जेपी नड्डा ने इन्हें मना लिया। लेकिन नड्डा साहब भी सार्वजनिक तौर पर इनको रोने से नहीं रोक पाए। बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बगावती नेताओं को समस्या तो मानते हैं, पर उन्हें लगता है कि मोदी का चेहरा सब छुपा लेगा। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, हिमाचल मोदी जी के साथ खड़ा करना और हिमाचल मोदी जी के साथ चलना, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो इसलिए
जब लोगों का फोकस इस पर आ रहा है, ध्यान आ रहा है, तो इन सारी चीजों की ओर ध्यान अब जो है ध्यान ही नहीं जा रहा है। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इस पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया, कौन जो है वो रेबल खड़ा है, इस सारी चीज का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि प्रदेश चाहता है कि हमने मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, और उसके लिए जरूरत है कि हिमाचल मोदी जी के साथ चले। कांग्रेस भी बीजेपी के इन बगावती नेताओं के जरिए हिमाचल में सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी। कार्य करने में विश्वास रखते हैं। When it comes to the rebellion, both the parties do get affected. हमारे यहाँ भी मनमुटाव हुआ पर हमने मना लिया, पर बीजेपी ज्यादा जख्मी हुई है। उनके बड़े नेता कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, मनाली के अंदर लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी। In case of BJP, they have badly wounded. बीजेपी आखिरी के एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तक से ताबड़तोड़ रैलियां करवाने जा रही। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उनकी सारी कमियों को ढक लेगा। कुल्लू से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पुष्कर मेले में इस बार लुम्पी बीमारी के चलते पशुओं का आना मना है। ऐसे में मेले में मायूसी का माहौल बना हुआ है। कई पशुपालक दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों से अपने ऊंट लेकर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उन्हें मेले में एंट्री नहीं मिल रही। ऐसे में कुछ किलोमीटर दूर वो डेरा डाले बैठे हैं, इस उम्मीद में कि कोई खरीदार आ जाए और कुछ बिक्री हो पाए। लेकिन पुष्कर सरोवर के घाटों में रौनक है, इसे अयोध्या की तरह सजाया गया है। पुष्कर मेले से कुछ किलोमीटर दूर ये पशुपालक डेरा डाले बैठे हैं। पुष्कर के पशु मेले में इस बार लंपी बीमारी के चलते पशुओं की एंट्री पर रोक है। वैसे ये मेला पशुओं के व्यापार के लिए ही बना था और बरसों से यहाँ आ रहे लोगों में से कई ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं था कि इस बार पशुओं की खरीद फरोख्त नहीं होगी। शेरू जैसे ऊंट पालक यहाँ 8 से 10 दिन पैदल चलकर बाड़मेर से पहुंचे हैं, लेकिन लगता है उन्हें मायूस ही लौटना पड़ेगा। बाड़मेर यहाँ से 500 किलोमीटर पड़ता है। 8-10 पशु लेके आए हम पैदल, और वो भी यहाँ आए, हमारे को पहले पता नहीं था कि मेला नहीं लगेगा, और हमारे को किसी ने बताया नहीं कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा, तो मेला वहाँ से हमारे को भगा दिए। ऊँट बेचने के लिए आए थे, मेला दिया चक्का, आमदनी है नहीं। कोई 700 किलोमीटर से आया, कोई 500 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया। गरीब आदमी रोजगार वास्ते रहा, रोजगार चलिया नहीं। राजस्थान में इस बार लंपी का कहर सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है। 15 लाख पशु प्रभावित हुए हैं और 74,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में पशुपालक कहते हैं पूरी तरह मेला पशुओं के लिए रद्द करना उचित नहीं है। इसको निरस्त नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये कह के लंपी बीमारी चल रही है, तो सरकार ने कहीं न कहीं एक अनुचित निर्णय लिया है। पशुपालक रेतीले धोरों पे डेरा डाले हुए इंतजार कर रहे हैं कहीं से कोई ग्राहक आ जाए। दूसरी ओर पर्यटक जिन्हें पशु मेले में नहीं दिख रहे हैं, वो यहाँ 5 किलोमीटर दूर आ रहे हैं पशुओं को देखने के लिए। जाहिर है इस बार विश्व प्रसिद्ध ये पशु मेला कुछ फीका जरूर पड़ गया है, लेकिन पुष्कर के घाटों में रौनक है। इसे अयोध्या नगरी के तर्ज पर सजाया गया है और पुष्कर में शाम होते ही हजारों दीप रोशनी बिखरते नजर आते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। किस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ जहां नजर आप दौड़ाएंगे प्रदूषण के चलते धुंध की एक मोटी चादर आपको नजर आएगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब पूरी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कहीं कहीं AQI जो है 550 के भी पार पहुंच चुका है और 600 के पार की भी अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, तस्वीरें आ रहे हैं।
एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 600 के पार है। दिल्ली में कमर्शियल ट्रकों के आने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर रोक है। इसके अलावा ईंधन पर चलने वाली सभी इंडस्ट्री बंद कर दी गई हैं। निर्माण करने और ढहाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के ही आने की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह यहां पर हुई है। साथ ही राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला कर सकती है। तो तमाम उपाय यहां पर अब खोजने की कोशिश हो रही है। ग्रैप 4 को लागू यहां पर किया गया है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि वक्त रहते क्यों जरूरी कदम नहीं उठाए जाते और क्यों लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है, एक दीर्घकालिक योजनाएं इसको लेकर नहीं बनती हैं। सुनते हैं लोग किस तरह का महसूस कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं। आइए सुनते हैं। पोल्यूशन, ये एक तो कबाड़ का यहाँ पे चारों तरफ कबाड़ है यहाँ पे। दूसरा ये नदी जो हमारे साथ में बह रही है उसके अंदर जो ये शराब की कंपनी है उसने पाइप वगैरह डाले हुए, तो उसकी बड़ी बदबू है यहाँ पे। वो गाड़ियों का तो है ही। जगह जगह काम हो रहे हैं इस समय में, पार्क वगैरह है, इस समय पार्क में हम लोग बैठते हैं, आए दिन गंदगी वगैरह रहती है, यही सब है। लोग अक्सर घरों के इसको देखता है कि यहाँ तो एक नंबर विंड सर्कुलेशन नहीं है। एक साइंटिफिक कॉज है, नॉर्थ इंडिया में विंड सर्कुलेशन बहुत कम है ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ दी सी। नहीं, जिस तरह के अभी हालात पोल्यूशन का है उस हिसाब से स्कूल बंद हो जाने चाहिए। यहाँ से पोल्यूशन इज वेरी हाई, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत तो है ही। यहाँ लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना इस पर पोल्यूशन का। तो अभी शॉर्ट टर्म के बारे में अभी 1-2 दिन की बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी लॉन्ग टर्म में तो फर्क पड़ेगा पोल्यूशन का। हम तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी यूज्ड है कोविड की वजह से, तो ये पढ़ाई हो सकती है ऑनलाइन भी, और ये टेम्पररी चीज है। मैं खुद अस्थमेटिक हूँ, इतनी तकलीफ होती है, बाहर रोज वॉक लेने जाता हूँ लेकिन अभी जा नहीं सकता। जब न्यूज देखते तो लगता है गुड़गांव, नोएडा, वहाँ की स्कूलें बंद हो रही है, ये वो। कभी ये नहीं आता है दिल्ली की स्कूलें बंद हो रही है। जब खुद केजरीवाल को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह होती है, तो ही शुड बी सीरियस अबाउट इट के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। स्कूलों में सुबह की जो गेम्स हो रहे हैं, मॉर्निंग में जो कोचिंग्स होते हैं, वो बंद करा देनी चाहिए। देखिए स्कूल साइकिल से जाते हैं सुबह सुबह, इतना पोल्यूशन होता है कुछ दिखता ही नहीं है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, इस वजह से कैंसर होता है। केजरीवाल सरकार ने इस साल पोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्शन का सारा काम रोक दिया, फिर भी इतना पोल्यूशन है। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों को, और खासतौर से जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो भी कितना परेशान है। और जिन लोगों को इस समय वैसे भी सांस लेने में तकलीफें होती हैं, वो एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं, अस्थमा की जिनको बीमारी है, वो और ज्यादा परेशान है। अब आपको हम दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आनंद विहार में 471 सिवियर, यानी कितना खतरनाक स्तर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है प्रदूषण। अलग अलग इलाके हम दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाके दिखा रहे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दिल्ली का अशोक विहार का इलाका है, यहां पर देखिए 470 के पार एक तरह से हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और 460 यहां पर बुराड़ी का इलाका, ये बाहरी इलाका दिल्ली का जो है, वहां पर आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहां पर प्रदूषण का स्तर कैसा है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि 600 के पार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में पहुंच रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, गैस चैम्बर जो कहा जा रहा है दिल्ली को, वो किस तरह से बनती जा रही है। रोहिणी का ये इलाका है, 530 यहां पर भी AQI पार हो चुका है। और लगातार हम देख रहे हैं इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, लोगों को आंखों में जलन, सर दर्द, जी मिचलाना, ये तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो गैस चैम्बर में जो तब्दील हुई है दिल्ली, उसमें क्या कुछ कोशिशें भी हो रही हैं और क्या ये कोशिशें काफी हैं, इस पर देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट, फिर हम उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में है, जहां पे MCD का दफ्तर है, और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दमघोटू हवा के बीच धुंधली दिल्ली, धुंध का ऐसा पहरा कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत से भी दूर तक तस्वीर साफ नहीं। गैस चैम्बर में तब्दील होती दिल्ली की इस तस्वीर के जरिए समझना आसान है कि कैसे जहरीली हवा के बीच दिल्ली का दम घुट रहा है। प्रदूषण के बीच ऐसे बीमार बच्चों की तादाद अचानक बढ़ी है। डॉक्टर मास्क का सुझाव दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक, 10-15 दिनों पहले तक करीब दिन भर में 5 से 7 मरीज इस तरह के आया करते थे, जो अब बढ़ के दिन भर में कम से कम 25 से 30 हो गए हैं।
तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से सांसों की समस्या की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो कि धीरे धीरे करके छोटे बच्चों और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर के करीब 150 नामचीन स्कूलों की संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने आउटडोर एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद करने के अलावा बच्चों के लिए N95 मास्क अनिवार्य कर दिया है। आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दिए हैं बच्चों का, जैसे योगा वगैरह रोज होता था या क्लास असेंबली वगैरह खुले प्लेग्राउंड में होता था, उसको हमने या तो ऑडिटोरियम या तो मल्टीपर्पज हॉल में स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। क्लोजली ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मंडे ऐसे ही रहा देन कोई डिसीजन लेंगे। और साथ में मास्क को लेकर मास्क बच्चे जनरली N95 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जैसे कॉटन मास्क या धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रही थी तो बच्चे मास्क में तो आ रहे थे, बट अभी हमने एडवाइस किया पॉल्यूशन के लिए N95। स्कूलों की नजर प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर पर है कि कहीं हालात ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। लेकिन इस दौरान NCPCR ने दिल्ली के मुख्य सचिव को स्कूल बंद करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। कई बार दिल्ली सरकार को बोल चुके हैं। हमने कल दिल्ली सरकार को साफ साफ बोला कि दिल्ली की हवा जहरीली है, स्कूल्स को बंद कर दीजिए। दिल्ली का AQI इतनी बुरी स्थिति में है कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं और स्कूल बंद करने के लिए NCPCR को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ी है। जरूरत इस बात की भी है कि हम जिम्मेदार बने और जरूरी ये भी है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस वक्त परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में ही मौजूद है। परिमल, आप कहां पर मौजूद हैं और बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त दिख रही है। गैस चैम्बर की बात हो रही है, कहीं कहीं 600 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। साथ ही आपसे एक बार थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे N95 मास्क, क्योंकि जिन लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो कितना कारगर है, क्या कुछ और किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो है ये जहां पर मैं हूं इसके बगल में ही बॉर्डर का इलाका है, जहां पे हम कुछ देर में वो भी रिपोर्ट करेंगे जया कि जो ट्रकों की एंट्री बैन हुई है। तो एक समस्या तो ट्रकों से है, लेकिन जो ट्रक वाले हैं उनकी समस्या किस तरीके से बढ़ी है और ट्रकों का किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से वो खड़ा है, वो भी कुछ वक्त में दिखाएंगे। लेकिन इसके अलग आपको 2-3 चीजें और बताएं पहले कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी जब कल बैठी बैठक के लिए, तो उन्होंने ये भी हिदायत दी है खासतौर पे बच्चे और बुजुर्गों को जिनको सांस की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो या कोई और गंभीर बीमारी हो, वो परहेज करें बाहर निकलने से, वो बाहर नहीं निकले। ये भी साथ में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कहा है। साथ में ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। मतलब इस जो स्थिति है सीवियर या सीवियर प्लस, जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में इसमें सुधार होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, जो प्रेडिक्शन कह रहा है। तीसरी नंबर चीज ये कि 6 नवंबर को फिर से CAQM की जो सब कमेटी है वो एक बार बैठेगी, समीक्षा करेगी कि जो ग्रैप जो लागू हुआ है क्या उसमें रिलीफ देने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हैं। रही बात मास्क की, तो N95 मास्क या N99 मास्क इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि जब पार्कुलेट मैटर की बात आती है, जो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उसमें आमतौर पे जो कॉटन मास्क होते हैं या हम जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो बहुत कारगर नहीं होते हैं। यही बड़ी वजह है कि स्कूलों ने N95 मास्क रिकमेंड किया है बच्चों को लेकर, ताकि वो जो पतले पतले जो धूल कण हैं वो किसी तरीके से मास्क के जरिए भी सांसों के जरिए शरीर में दाखिल ना हो पाए। तो उसको लेकर एक एहतियात बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर स्थिति फिर से एक बार लोगों को बताना जरूरी है। लोगों से भी अपील की गई है कि जितना वो मुमकिन हो सके, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, अगर घर में रह सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी ना करें, तो ये तमाम तरह की हिदायतें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी दी गई हैं लोग। जी परिमल, क्योंकि आप इस पर बहुत पहले भी लगातार हम देख रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे और हर साल आप इस पर अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं सरकारें क्यों नहीं कोई एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक योजना बनाती, क्योंकि इस तरह के हालात हर साल बनते हैं। इस तरह के फौरी राहत के तौर पर ग्रैप 4 लागू कर देना, ये तमाम कदम पहले भी उठाते रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी होती रही है। देखिए जया, यहाँ पर अगर आप करीब 8-9 साल पहले जाएं पीछे पुराने दौर में, तो प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं था। कम से कम ये जरूर हुआ है कि प्रदूषण मुद्दा बना है बीते 1 दशक से, जहां पर कुछ एक्शन की भी बात हो रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं। आप ग्रैप में अगर देखें तो जो व्हीकल और पॉल्यूशन है, यानी जो व्हीकल से पॉल्यूशन आता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यानी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन जो होता है वो इंडस्ट्री को बंद करने की बात है। साथ में
जो बाकी जो धूल या डस्ट की जो बात हम कर रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या डिमोलेशन एक्टिविटी की बात है, तो चीजें हो रही हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत जरूर है कि आखिर जब इस वक्त में दम घुटता है दिल्ली या बाकी शहरों का, देश के अलग अलग शहरों का भी, तो एक मैकेनिज्म क्या होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काम करे। तो इस पे चिंतन मंथन की जरूरत जरूर है, लेकिन इस दिशा में काम भी बहुत सारा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी चीजें बनाई गई है, लेकिन बावजूद इसके जो हमारी तकलीफें हैं वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान, पूरे साल भर का एक प्लान जो है, मैकेनिज्म जरूर तैयार करना चाहिए, सिर्फ इसी वक्त के लिए नहीं। बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दिखाने के लिए कि किस तरह के हालात दिल्ली एनसीआर के बने हुए हैं। सरकार जो कदम उठा रही है, लेकिन सरकारों की गंभीरता न सिर्फ कुछ फौरी वक्त के लिए जब ये प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पूरे साल भर रहनी चाहिए और उसके लिए एक लंबी योजना होनी चाहिए जिससे इससे निदान मिल सके। जो दम घोटू हवा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं 848 AQI, ये दिल्ली का भवाना का इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद ही कभी हमने सुना होगा कि 800 के पार 848 पहुंच चुका है। यानी स्थिति कितनी गंभीर है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और हो सके तो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल घर से बाहर ना निकले। और इसको लेकर हम तो सिर्फ 848 ही नहीं, वजीरपुर का जो इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं 700-750 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां भी पहुंच चुका है। लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह के हालात है। इसको लेकर, दिल्ली प्रदूषण को लेकर सियासत भी चल रही है, तो ये समझा जा सकता है कि सरकारें जो हैं इसको कितना गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि इस पर सियासत, ये एक ऐसी चीज है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और दिल्ली बीजेपी ने आज एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का पार्ट टाइम सीएम बता दिया है। सुनते हैं आदेश गुप्ता को। पहले ग्रैब 2, फिर ग्रैब 3, अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, जो कि जब AQI लेवल, एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है और खतरनाक स्तर पर पहुंचती है, तब जाकर ग्रैब 4 लागू होता है। और उस समय बच्चों के स्कूल बंद होने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करने चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये डिमांड आज से 2 दिन पहले की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, आम आदमी पार्टी को समय नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा वो पूरे देश में रहते हैं। दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। हम पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, पोल्यूशन पर सोल्यूशन चाहते हैं। पोल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खास कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो हम लगातार आपको वाकिफ करा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह के हालात हैं। आप ये इस वक्त देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से वजीरपुर दिल्ली में, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पर 798 के पार पहुँच चुका है। 848 बवाना का वो इलाका है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंचा हुआ है। हम लगातार एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। 765 ये आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का इलाका। तो दिल्ली में हालात किस तरह से यहाँ पर खतरनाक हैं और सांस लेने में किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, सर दर्द की शिकायत हो रही है, खांसी हो रही है। और दिल्ली से सटा जो नोएडा का इलाका है उसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है बेहद खतरनाक है। यहाँ पर AQI 550 के पार यहाँ भी पहुंचा हुआ है। यहाँ एहतियातन 1 से पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं आज से वो ऑनलाइन चल रही हैं। 8 नवंबर तक ये ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी।
आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आदेश जारी किया है। साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं, आउटडोर गतिविधियां, उन पर पूरी तरह से अभी रोक लगा दी गई है इन हालातों के मद्देनजर। 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई की भी सलाह यहां पर दी गई है। तो ये आप सेक्टर 62 नोएडा का जो इलाका है, यहाँ पर 471 के पार यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5, ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, धूल के कण जो सांस लेते वक्त आपके अंदर जाते हैं और आपके लंग्स पर, फेफड़ों पर उसका असर पड़ता है। तमाम शिकायतें उसके बाद होती है। नोएडा सेक्टर 1 में 408। आप ये देखिए कि जहां भी PM 2.5 आपको 400 से नीचे कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी स्थिति जो है NCR की भी अच्छी नहीं है। दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील ही है। जो NCR के इलाके हैं, सेक्टर 116 आप देखिए 423 AQI है, नोएडा का ये इलाका है। अलग अलग इलाके इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये है सेक्टर 125 नोएडा का, जहां पर वेरी पुअर 372, यानी स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो तमाम मरीज हैं, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में, उनके भी चक्कर लग रहे हैं इस तरह के हालात के मद्देनजर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज MCD चुनाव का ऐलान हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। राज्य चुनाव आयोग की आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान MCD का जो चुनाव होना है, उन तारीखों का ऐलान हो। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड्स हैं और यहाँ पर लगातार इस बात का इंतजार था कि MCD के चुनाव कब होंगे। और जब से MCD का एकीकरण हुआ है, उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि MCD के चुनाव कब होंगे। उसको लेकर हमने देखा किस तरह से राजनीति भी दिल्ली सरकार और साथ ही विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आई थी। शरद शर्मा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताएं, 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उम्मीद की जाए आज MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब तय ही माना जा रहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि सारी तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी थी और पिछले लगभग 2 हफ्ते से हर दिन ये अटकल लग रही थी कि आज चुनाव की घोषणा हो सकती है, कल हो सकती है, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका था। परिसीमन हो चुका था, सीटें चिन्हित हो चुकी थी, आरक्षण भी सीटों पे हो चुका था। तो बस इंतजार हो रहा था कि किस वक्त वो समय आएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो समय आ गया है। आज शाम को 4 बजे जब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो ये पूरी संभावना है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव की घोषणा राज्य का चुनाव आयोग कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है जया कि जो अटकलें पिछले कुछ दिनों से लग रही थी, हम लगातार जब रिपोर्ट कर रहे थे तब ये चर्चा कर रहे थे कि क्या गुजरात के चुनाव के साथ में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, तो वो अटकलें भी जो हैं लगभग अब सत्य में बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आज घोषणा हो जाएगी तो इसका मतलब चुनाव जो है वो दिसंबर के शुरू में या दिसंबर के मध्य में जाकर जो है हो सकते हैं। तो लगभग वही स्थिति बनेगी कि गुजरात और दिल्ली नगर निगम के चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। बिल्कुल, कल ही हमने देखा 1 और 5 दिसंबर 2 चरणों में गुजरात का विधानसभा का चुनाव है और आज ये खबर आ रही है 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव आयोग बुला रहा है, जिसमें दिल्ली में MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शरद, ये चुनाव इस बार थोड़े अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि नगर निगम जो है उसका एकीकरण हो गया, उसके बाद ये अब पहला चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो लोग दिल्ली को जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि पहले दिल्ली नगर निगम एक ही हुआ करता था, लेकिन शीला दीक्षित के समय में इसको 3 हिस्सों में बांटा गया और ये कहा गया कि इसका जो काम है या जो काम करने का तरीका है वो अब इसमें सुधार आएगा। लेकिन 10 साल लगभग दिल्ली नगर निगम के 3 टुकड़े रहे और उसके बाद अब 3 जो है उनको एक में बदल दिया गया है और ये अब कहा गया है कि एक करने से फायदा होगा। पहले कहा गया था कि 3 करने से फायदा होगा। खैर, इसमें राजनीति इसलिए बीच में आई कि जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, लेकिन मार्च के महीने में जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो बड़ा ही नाटकीय अंदाज में हुआ ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसलिए बुलाई गई थी कि चुनावों का ऐलान होना है, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम घोषणा तो करने वाले थे, लेकिन हमारे पास एक कम्युनिकेशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि MCD यूनिफाइड होने का प्रस्ताव जो है, एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आने वाला है, इसलिए अभी चुनाव की घोषणा ना करें। तो इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे।
तो आम आदमी पार्टी का ये कहना था क्योंकि हम पंजाब जीत रहे हैं और दिल्ली भी हम जीतने वाले थे, इसलिए ये जो चुनाव है एमसीडी के वो टाल दिए गए। बीजेपी का ये कहना था कि आप सिर्फ एक राज्य की जीतने की बात कर रहे हैं, हम तो 4 राज्य जीत के आ रहे हैं, तो लहर तो हमारी होनी चाहिए। तो इसको लेकर राजनीति भी चली थी, लेकिन अब लगभग 6 महीने बाद में वो जो सारे अटकलें हैं, सब राजनीति है, इसको अब विराम लग सकता है, क्योंकि फाइनली जो अप्रैल के जो चुनाव होने थे वो अब जो है संभावना है पूरी कि दिसंबर में कराने की घोषणा आज शाम को चुनाव आयोग कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव का ऐलान संभव है। राज्य चुनाव आयोग ने आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं और नगर निगमों के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 250 में से 42 वार्ड, ये भी बता दें आपको साथ ही साथ कि अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित हैं। और अब बात करते हैं किसानों के हालात की। किसानों की मुश्किलें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर यूपी के हरदोई जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर किसान जिला खाद वितरण केंद्रों के बाहर दिन भर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और शाम को खाली हाथ उन्हें घर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को दिन भर की मशक्कत के बाद एक बोरी खाद भी नसीब नहीं हो पा रही। जबकि कृषि अधिकारी इस तरह का दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा किसानों को खाद दी जा चुकी है। जिन किसानों को खाद नहीं मिल पाई है, ओडिशा से जल्द ही खाद आने पर उन्हें भी खाद मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल किसान कतारों में लगने को मजबूर हैं। खाद के लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं 1 लाख किसानों को खाद दी जा चुकी है, ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ इसलिए लाइन में खड़े हैं खाद लेने के लिए। क्या बताया गया है, कितनी देर से? यहाँ क्या कह रहे, लाइन में लगे रहो, लाइन में लगे, खाद बराबर बढ़ रही और लाइन से कोई कमी नहीं हो रहा। जो लाइन में लगे वो वहीं के वहीं लगे। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? हो गए करीब 3-4 घंटे हो गए खड़े। हम सर 8 बजे से आए हैं, सवेरे 8 बजे आ गए थे और DAP लेने आए हैं। नहीं मिली है सर। क्या बताया जा रहा है? बताया क्या, कोई पता, मेरी लाइन चली नहीं रही है बिल्कुल। खाद बराबर बढ़ रही है, खाद जा रही है अंदर। आप यहाँ क्या लेने आए हो? खाद लेने आए। खाद मिली आपको? नहीं। क्या बताया गया है? ये बताया खाद अभी नहीं मिल पाई, लाइन में लोगों जा करके। कब से दौड़ रहे हो आप? 3-4 दिन होगा। अभी तक खाद नहीं मिली है? नहीं। कितने बजे आ जाते हो सुबह? सुबह आ जाते हैं 7-8 बजे लगभग। अच्छा, कितनी दूर से आते हो आप? कम से कम 18-20 किलोमीटर। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। आपको दिल्ली की हवा से आप वाकिफ है, किस तरह से गैस चैम्बर में वो तब्दील हो चुकी है। दम घोटू हवा है इस वक्त दिल्ली NCR की। डीजल ट्रक जो है उसको बैन कर दिया है उनकी एंट्री पर। नोएडा के जो स्कूल है वहां पर ऑनलाइन उनको किया गया है कुछ क्लासेस तक। और वहीं इंसाफ के इंतजार में है गुजरात का मोरबी। बड़े आरोपी अब भी गिरफ्त से है बाहर। तीसरी खबर, सोरेन, हेमंत सोरेन की बीजेपी को चुनौती, कहा क्राइम किया तो गिरफ्तार करें। चौथी खबर तेलंगाना से, जहां केसीआर का वार, 4 सरकारों को गिराना चाहते हैं एजेंट, ये गंभीर आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। 5वीं और आखिरी खबर पाकिस्तान से, जहां गुजरावाला में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला हुआ, उससे सुलग रहा है पाकिस्तान। आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है।